विज्ञान वर्सेज ढोंगी बाबा रामदेव का पाखंड। विज्ञान की बहुत साल पहले ही परिभाषा दे दी गई थी, जो बहुत छोटी सी परिभाषा है कि सिस्टमेटिक नॉलेज दैट इज कॉल्ड ए साइंस। जो क्रमबद्ध ज्ञान हासिल किया है वो विज्ञान है। और जो अभी ढोंगी बाबा का जो प्रकरण है बाबा रामदेव का, हालांकि बाबा कहना गलत होगा। बाबा एक सम्मानजनक सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है कि पिताजी के बड़े भाई को या उसकी बड़ी उम्र के लोगों को हम बाबा कहते हैं। और हमें अफसोस है कि जिस मुल्क के अंदर ये कहते हैं कि लोकतंत्र है और आज़ाद मुल्क है, उसमें ऐसे अपराधी को बाबा कहना पड़ रहा है। बड़ा एक शर्म का विषय है। इसकी खोज खबर करना भी ज़रूरी है, इसके कारनामों के बारे में बात खुल करके करना भी ज़रूरी है। और ये जिस जगह से इसका जो जन्म है 1965 में सईदपुर गांव है कोई हरियाणा में, जहाँ ये पैदा हुआ। और बड़ी अजीब स्थिति है, मेरे भी ये बात समझ में नहीं आई कि हरियाणा ऐसा क्या प्रांत है इस गणराज्य में जिसमें बाबा राम रहीम भी हरियाणा में ही है, बाबा रामपाल भी हरियाणा में ही है, बाबा रामदेव भी हरियाणा में ही है। कहीं ये अपराधियों की जन्मस्थली तो नहीं बन गई है। इन्होंने अपने जीवन के बारे में जो कुछ लिखा है या हमें जो जानकारी मिली है, 2.5 साल की उम्र में इसको लकवा मार गया था। और इसको किन गतिविधियों की वजह से घर से निकाल दिया हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको गतिविधि इसकी सही नहीं थी, इसलिए इसको घर से निकाल दिया और ये गुरुकुल में चला गया। इसी से छोटी उम्र का जो कानपुर का गुरुकुल है, वहाँ नेपाली पासपोर्ट का, जिसका जन्म भी 1972 में हुआ है, इससे छोटा बाल कृष्ण जो है, जिसको आजकल पंतजलि आश्रम और सब कुछ का बना रखा है, इन दोनों की उस आश्रम में दोस्ती हुई। और दो मेल की जो दोस्ती होती है वो क्या होती है कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। लेकिन उस आश्रम से इसको समलैंगिकता में निकाल दिया गया। ये वहीं से अपराधी बन गया। वहां से ये हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाने के बाद जो नेपाली बालकृष्ण के साथ इन लोगों ने वहाँ अपने पाखंड से जो साम्राज्य खड़ा किया, आज इनका 1500 एकड़ के अंदर इनका आश्रम है। और आयुर्वेद के नाम से ये एक भारत में और अजीब परंपरा है कि यदि आपको गलत सामान बेचना है, आपको मिलावट का सामान बेचना है, तो उसका टाइटल आप भगवान के नाम से या किसी महापुरुष के नाम से रखिए। इसने भी अपनी संस्था को पंतजलि के नाम से रखा, जबकि पंतजलि ने ये 158 BC में डॉक्टर भंडारकर के अनुसार 158 BC में हुआ है। एक ऋषि भी था और जिनकी 3 मुख्य किताबें आई है, योग सूत्र है, महाभाष्य है, एक चरक संहिता पर भी है, इन्होंने टिप्पणी लिखी है। विद्वान आदमी था। उसके नाम से इसने वैसे ही संस्था खोल ली। जैसे आप शहर में जाते हो तो आपको कृष्णा बूट हाउस मिलेगा,
अब कृष्ण ने तो कभी भारत के जितने भी देवी देवता हैं, किसी भी देवता के पैर में जूते नहीं है, या तो खड़ा हुआ है या नंगे है, कभी पहनता ही नहीं था। केवल एक ही देवता जो उत्तरी भारत के पंडित अपने साथ लाए, सूर्य, वो एक हॉर्स राइडिंग शू पहनता था, बाकी तो किसी के भी नहीं है। आप किसी की भी चित्रों के अंदर देख लीजिए। लेकिन कृष्ण के नाम से चमड़े का व्यापार कर सकते हैं, राधा के नाम से साड़ी सेंटर खोल सकते हैं, कॉस्मेटिक किसी के भी नाम से खोल सकते हैं। ये व्यापारी है, ये कुछ भी बेच सकते हैं। इसका भी व्यापार के अंदर हिस्सा हो गया। इसको जो बड़ा समर्थन दिया वो आरएसएस ने दिया। आरएसएस का पेट पाला हुआ है। मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुजरात से जब मोदी को यहाँ लाने की बात थी और उससे पहले की जो तैयारी थी, इसने योग के नाम से जगह जगह मीटिंग करके खूब इसमें एक प्रचारित किया और बड़े नारे दिए। उन नारों के अनुसार काला धन है, फलां है, और इस जैसा ही एक आरएसएस का देकरधारी दूसरा, इसको अन्ना हजारे मिला। इन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापार का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उस साम्राज्य के हिसाब से देखें, यदि व्यापारिक साम्राज्य के हिसाब से हम किसी को पदवी दें तो ये तो बाबा रामदेव है, अंबानी को महर्षि की देनी चाहिए, किसी को ब्रह्म ऋषि की देनी चाहिए, फिर यही ऋषि हो जाएंगे। तो इसने इतना ही नहीं किया। भारत में जिन्होंने धर्म के नाम पर जो धार्मिक लोगों के साथ कुठाराघात किया, उसमें बाबा रामदेव भी है, और बाबा रामदेव उसमें देशद्रोही के मुकदमे का हकदार है। उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये जेल में रहने लायक है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता। ये आर्य में प्रथा कब से आई, अभी मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ कि इनकी जनेऊ धारणा में गाय के गोबर और गाय के पेशाब को जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें देसी गाय का गोबर और देसी गाय का पेशाब पंतजलि में बाबा रामदेव ने भी लाखों लोगों को पिला दिया और खिला दिया। अब कभी इसने मुड़ करके नहीं देखा कि देसी गाय क्या है। देसी गाय में उत्तरी भारत में सिर्फ 4 नस्ल हैं, जिनको हम कहते हैं थार पार, राठी, साहिवाल, गिर, और ये चारों नस्ल ही पाकिस्तान की है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि पाकिस्तानी जानवरों का हिंदुस्तानी लोगों को इसने दूध पिला दिया, उसका गोबर खिला दिया। इससे बड़ा और क्या अपराधी हो सकता है। फिर भी वो कहते हैं कि बाबा है, बहुत बड़ी बात है। और इसकी मिलावट की तो हद हो गई, इसकी सीमा चली गई। इसके शहद में 80% चीनी का घोल मिला है। और कल परसों मैंने देखा टीवी के ऊपर, केवल इतनी बात पर ही उखड़ गया कि क्या बाबा जी आपने वैक्सीन ले ली कोविड-19 की, इस पे उखड़ गया। अब जब दूसरी तरफ ये इलाज के बात कर रहा है, योग कोई नया नहीं है। योग की कई धारणाएं बताई हैं। योग है, हठ योग है, भारतीय ऋषियों ने बहुत मेहनत करके एक लिखी थी, और शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन योग कोई इलाज नहीं है। और मैं एसएफआई के दोस्तों के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में या दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी रोग के लिए 6 तरह के तरीके हैं जिनसे उसका इलाज करते हैं। सबसे प्राचीन तरीका जो आदिवासियों में आज भी प्रचलन है, समाज में आज भी उसका महत्व है, वो है तांत्रिक पद्धति, जिसमें झाड़ा फूंक है। आज भी भोपे इलाज करते हैं, और इस मूर्खता में भोपे कोरोना का भी कर रहे हैं। लेकिन तांत्रिक पद्धति के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, उसको भावनात्मक उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि
इन्होंने तुम्हारा इलाज कर दिया। एक सबसे प्राचीन पद्धति है तांत्रिक पद्धति, जिसके बारे में विस्तार से आपको समझना हो तो डीपी चट्टोपाध्याय की लोकायत और भारतीय संस्कृति में क्या मृत और क्या जीवित, मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इसका अध्ययन कर लें। दूसरा प्राकृतिक है, नेचुरोपैथी है, ये एडवांस कंट्रीज में भी है, भारत में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक है होम्योपैथिक, जिसका बेस जर्मनी है, जिसको वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में, उसके गैस के रूप में ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसको उतनी मान्यता नहीं है। एक बहुत प्राचीन है, यूनानी पद्धति है, जिनको हकीम लोग इलाज करते हैं, जिनमें जानवरों का सूप मुख्य चीज़ है कि अलग अलग जानवरों का सूप देते हैं। एक है ये आयुर्वेदिक, जिनका आधार ये चरक को मानते हैं। अब आयुर्वेद के चक्कर में लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं जब आपातकाल में सेंट्रल जेल में थे तो एसएमएस के प्रोफेसर हमारा ट्रीटमेंट करते थे। हम डिटेन्यू थे, नज़रबंदी थे, हम थक गए उन गोली खाने से, तो हमारे साथ कई आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। तो हमने वैद्य जी को बुलाया, तो वैद्य जी ने कहा आप लिख दिया उसने 50 ग्राम मुनक्का डेली, काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट उसने दिया। मैंने कहा ये क्या है कि आयुर्वेद में यही है। हमें भी चस्का लग गया कि भाई ठीक है वैद्य जी हमें अच्छा दे रहे। तो आयुर्वेद का इलाज का जो तरीका है वो पूरा परंपरागत है, ट्रेडिशनल नॉलेज है। इसमें कोई लेबोरेटरी बेस नहीं है कि ये आपके शरीर में काम करेगा या नहीं करेगा। हम अपने फोर फादर से, वो उसके फोर फादर से सुनते आए हैं, लिखते आए हैं। इसलिए किसी भी भारतीय से आप बात करो तो आपको ये नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको यही कहेगा कि आप ये चीज़ ले लीजिए। ये एक आयुर्वेद पैटर्न है। और कहते हैं कि संस्कृत है, इस देश को पीछे धकेलने में इस संस्कृत की भूमिका महत्वपूर्ण है। और जाति विशेष को कह दीजिए, चाहे पंडित विशेष को पालने के लिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इन्होंने मिलकर के दो संस्थाएं भारत में खड़ी कर रखी है, एक संस्कृत इंस्टीट्यूट्स और एक आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स, जिसमें पर्टिकुलर एक लोगों को ये पालते हैं जिनका कोई नहीं है। और आजकल तो इन आयुर्वेद के लोगों को सरकारी हॉस्पिटलों में और एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर तनख्वाह में और में इनकी सुविधा देना शुरू कर दिया। और इनकी जो जड़ी बूटियों से बनती हैं दवाई, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई विशेष ट्रीटमेंट हमने नहीं देखा जो ये करते हो। ये एक तरह की दुकान चलाते हैं। दूसरा ये उसने कॉस्मेटिक शुरू किया है, पतंजलि का उसने खाने की चीज़ें की है। पतंजलि के 10 किलो की आटा की जो है बैग है वो 300 रुपये में था, फिर 350 रुपये में हो गया, उसने 450 रुपये में हो गया, अभी 10 दिन पहले 425 रुपये में हो गया। ये महंगाई बढ़ाना हिस्सा है इस व्यवस्था का, क्योंकि ये भी एक पूंजी के गुलाम है, इनको पूंजी इकट्ठी करनी है। ये उसमें मिलावट की इसकी कोई सीमा नहीं। हिंदुस्तान के बाहर इसकी पतंजलि पर बहुत चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी है। मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना किया। और यहाँ हमें शिक्षा पद्धति में ये नहीं बताया जाता। जैसे साबुन खरीद लीजिए, टेलीविज़न का इनका जो चैनल था, आस्था चैनल ने इसको इतना आगे बढ़ाया और दूसरे चैनलों ने की, इसका जो पैसा खर्च किया इसने एडवर्टाइजमेंट पर, उसके ज़रिए अब कहते हैं कि पतंजलि साबुन ले लीजिए, ये साबुन बहुत उपयोगी है। साबुन की क्या हिस्ट्री है, साबुन में टीएफ कितना है। मैं सोचता हूँ कि मैं विद्यार्थियों से यदि बात करूँ कि इसमें हमाम में कितना टीएफ है, लक्स में कितना टीएफ है, पीएफ में कितना टीएफ है, लाइफ बॉय में कितना है, इस पतंजलि वाले में कितना टीएफ है, तो विद्यार्थी समझता ही नहीं है कि टीएफ क्या होता है। टीएफ का मतलब होता है टोटल फैट।
और मिनिमम से मिनिमम सावन में 64% से अबाउ फैट होना चाहिए। और फैट अंग्रेजी में फैट कहते हैं, हिंदी में उसको चर्बी कहते हैं, और चर्बी मरे हुए जानवरों से मिलती है। इसी से बाबा बना रहा है। ये हरिद्वार में भी इसने आश्रम इसलिए बनाया है कि हरिद्वार के अंदर इसको मरे हुए जानवरों की चर्बी, मरे हुए व्यक्तियों की हड्डियां, जानवरों की हड्डियां बड़ी आसानी से मिल सके, जिससे ज्यादा उसको खर्चा नहीं पड़े। दूसरा बात यह कि ये खुद कुछ नहीं बनाता है। आजकल सबसे बड़ा कैपिटलिज्म में एक नया सिस्टम जो आया है, प्रोडक्शन कोई कर रहा है, स्टॉकिस्ट कोई है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई है, कंज्यूमर लास्ट में है। अभी कल ही इसकी फैक्ट्री सीज हुई है खेरतल के अंदर, सरसों के तेल की, पंजली की। जो सिंघानिया उसका जनरल मैनेजर था और इनका, लेकिन बड़ी फैक्ट्री थी अलवर और खेरतल भरतपुर में बड़ी सरसों होती है और इसकी सरसों की बड़ी फैक्ट्री सीज हुई है मिलावट के अंदर। इसके साथ सीज हुई है मिलावट के अंदर। फिर इतनी छूट क्यों है इसको? इसलिए छूट ये है कि आज के दिन इस देश में हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र कहीं है नहीं, सिर्फ बच्चों की किताबों के अलावा। आज के दिन ये इनके ग्रुप है। जैसे इसके साथ भी बाबा गोरखनाथ भी है, इसके साथ में अलवर का पार्लियामेंट मेंबर भी है, इसके साथ सीकर का पार्लियामेंट मेंबर भी है। इनके गिरोह हैं, सत्ता में इनका उपयोग है लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखने में, इसलिए ये उपयोगी है। दूसरा ये कि जो लास्ट बचता है एलोपैथिक पद्धति में मानता हूँ कि सबसे नई है, लेकिन एलोपैथिक पद्धति मूलतया लेबोरेटरी बेस है। पहले इसका प्रयोग होता है, पहले इसका वैक्सीन्स का जानवरों पे इस्तेमाल होता है, फिर आदमियों पे इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी कोविड-19 का जो जीवाणु आया है, बीमारी आई है, भयंकर पैमाने पर है। इसके 2 तरह के इंजेक्शंस यहाँ लगते हैं, एक कोविडशील्ड है, एक कोविड दूसरा है और है। एक में उसका जीवाणु शायद जिंदा है, एक में मरा हुआ है, लेकिन वो बॉडी में रिएक्ट करके कोविड-19 से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। इसलिए उसमें ये आता है कि जैसे पहला आपने यदि कोविड वैक्सीन जो लगाई है तो वही आप कोविड से दूसरी बार लगाई, ये सिस्टम है। तो एलोपैथी का ये मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आज जो डॉक्टर्स की जो सेवा है, यदि उसको 24 घंटे के लिए आप काम दे दिया जाए, उसको यदि 2 महीने के लिए आप 1 घंटे के लिए भी घर नहीं जाने दे रहे, तो डॉक्टर के उसको दे क्या रहे हैं हम? भारत के तमाम राज्यों में और सेंट्रल सर्विस में पे स्केल में उनका रात दिन का अंतर है। जो लोग सेवा करते करते खत्म हो गए, जो लोग आज भी सेवा कर रहे हैं, ऐसे मिलावटखोर, ऐसे समलैंगिक लोग, ऐसे अपराधी लोग, जो प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तिगत ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने देश को इतना बैठा दिया और इनको इतना आगे हाईलाइट कर दिया, जो शायद मेरे विचार से कहीं इन्होंने मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया। न बालकृष्ण ने, जो नेपाल का नागरिक है, मैट्रिकुलेशन किया है, न बाबा रामदेव ने किया है। और इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी। हरियाणा में खट्टर ने इनको एम्बेसडर बना दिया, जैसे महाराष्ट्र ने अमिताभ बच्चन को बनाया। इसको यूएनओ में भारत में गरीबी उन्मूलन के भाषण देने के लिए भेज दिया। विदेशों में इनका अभी हमने सुना है कि इसने भी एक द्वीप खरीद लिया। इसलिए इसके ऊपर जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने जो बात उठाई है, उन्होंने 1000 करोड़ के मुआवजे की वो भी बात की है कि ये माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि बहुत बेशर्म है। दिल्ली में जब अन्ना हजारे के साथ वहाँ रामलीला मैदान में था, पुलिस ने सडनली जब घेराबंदी की और पकड़ना शुरू किया, तो ये लेडीज के कपड़े कहाँ से लाया? ये लेडीज के बगैर रह नहीं सकता, उनके बीच में ही था। तो इस ढंग के लोग, यदि इस देश को डुबोने से बचाना है, हमें यदि एक सख्त नियम जब तक नहीं बनाते,
मिलावट के लिए, जो आदमी की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी दवाई है, खाद्य पदार्थ है, उनमें मिलावट के अंदर जब तक हम सख्त सज़ा नहीं का प्रावधान नहीं करते तब तक ये लोग ऐसे ही बाबा पनपते रहेंगे, ऐसे ही अपराधी पनपते रहेंगे और इनको सरकार अपने नियमों के अनुसार यदि जेलों में बंद नहीं करती है तो ऐसा भी हमने देखा है कि फिर वो नहीं, जनता उनको सज़ा देती है। इसलिए ऐसे अपराधी खुले नहीं रहने चाहिए। इन अपराधियों को जितना जल्दी बंद कर दिया जाए उतना बेहतर है। और यदि संस्कृति यही है कि आप अपने से बुजुर्ग से छुपाओ, उससे आप साफ बात मत करो, उसकी पीठ तको, पीछे से आप कुछ भी करते हो, ये संस्कृति नहीं है, ये चोरी है। हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस पर तुरंत एक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी इस देश की राज व्यवस्था की मंडली के लोग हैं, इसने भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बैंक का कि ये डिफ़ाल्टर घोषित करके इसका माफ़ कर दिया गया। इसका भी हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है। ये भी कोई 25,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी का बालकृष्ण के नाम से मालिक बना रखा है। इसका भी खतरा है कि ये विदेश नहीं भाग जाए। इसलिए भारत सरकार से ये मांग बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके इसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि कहीं ये दूसरी जगह जाके भगे नहीं और ऐसे अपराधी नहीं पनपे। इसके लिए मिलावट के लिए मुल्क के अंदर नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। हर जगह मिलावट को पकड़ने के लिए लेबोरेटरियाँ कायम की जाए। राजस्थान की ऐसी स्थिति है, राजस्थान में एक लेबोरेटरी है। राजस्थान में पाबंदी लगा रखी है इंस्पेक्टरों पर कि आप महीने में 10 से ज़्यादा सैंपल नहीं लेंगे। तो ये सारे अफराद सरकार करवाती है, पूर्णतया इन सरकारों के साथ समाप्त होंगे। लेकिन उससे पहले हमारा निवेदन है कि भारत की जनता को साथ ये और गुमराह नहीं करें। इस महामारी का इलाज कर सकें डॉक्टर, इसलिए डॉक्टरों की बात मानी जाए और इस अपराधी को तुरंत राजद्रोह के अंदर और मिलावट के अंदर, इनके अंदर इसको बंद कर दिया जाए। आज का एपिसोड में गणेश बेरवाल, एक आर्कोलॉजिस्ट, आपके सामने। धन्यवाद।